कि जो वकील बन रहे हैं एक हथियारी मूवमेंट के, कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। अदालतें बनी है, विधानसभाएं बनी है, जिला पंचायतें बनी है, तहसील पंचायतें बनी है। ये पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे? ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाना। इस तरह से नहीं चलेगा। ये जो वकील बन रहे हैं एक हथियारी मूवमेंट के, कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। अदालतें बनी है, विधानसभाएं बनी है, जिला पंचायतें बनी है, तहसील पंचायतें बनी है। ये पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे? ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। अब ये 1939 और 1925 वो दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसका हमारे देश में क्या असर हुआ है समझिए साहब। जैसे ही रसिया में साम्यवादियों की सरकार का गठन हुआ, यहां पर 1925 में सीपीआई की स्थापना हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब ये जो समर्थक है उनको मैं पूछना चाहता हूं, रसिया में कम्युनिस्टों की सरकार बनी, उसी वक्त यहां सीपीआई बना, सीपीआई की स्थापना हुई, इसके बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या? ये सोचने की बात है। रसिया की सरकार ने स्पॉन्सर कर दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टी की रचना की, इसका एक हिस्सा हमारे यहां बना हुआ। अब जिस पार्टी की नींव ही किसी दूसरे देश की प्रेरणा से गई है, वो हमारे देश का भला कैसे सोचेंगे? इन्होंने तो अंग्रेजों का भी समर्थन किया था। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट बनी। ये भी समझने जैसा है कि सीपीआईएम क्यों बना। 1964 में सीपीआईएम बना, ये भी समझना पड़ेगा कि सीपीआई थी, फिर सीपीआईएम क्यों बनी। मान्यवर, 1964 में सोवियत रशिया और चीन के बीच में झगड़ा हुआ, तो दोनों साम्यवादी राष्ट्र के अंदर अलग अलग विचारधारा की साम्यवादी सरकारें आई। जैसे अलग अलग विचारधारा की आई, तो यहां पर चीन की भी एक समर्थित पार्टी सीपीआई मार्क्सिस्ट खोल दी, जो अभी बोल रहे थे, अपने अमराराम जी बोल रहे थे। मान्यवर, ये दोनों पार्टियां कम्युनिस्टों की, एक रसिया में जब क्रांति हुई तब हुई, और एक रसिया के चीन के बीच मतभेद हुआ तब हुई। इसके बाद 69 में संसदीय राजनीति का विरोध करने के लिए, मेरी बात ध्यान से सभी लोग सुने, आपके माध्यम से मैं देश को भी कहना चाहता हूं, 1969 में सीपीआई एमएल मार्क्सिस्ट की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य कोई विकास का वैक्यूम बनना नहीं था, कोई अधिकारों की रक्षा नहीं था। उसके संविधान में उद्देश्य था संसदीय राजनीति का विरोध कर सशस्त्र क्रांति करना, जो रसिया और चीन में कर चुके थे। मगर यहां राजाशाही नहीं बची थी, अंग्रेज यहां था नहीं, यहां संविधान से चलने वाली एक लोकतांत्रिक सरकार बन गई थी। फिर क्यों संसद का विरोध? चुनाव लड़ते, जीत कर आते, अपनी बातों को लोगों को मनवाते। उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। गवर्नेंस का वैक्यूम कैसे चला? पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में उनका होम मिनिस्टर होता था, उनका न्याय मंत्री होता था, उनका लूटे हुए अनाज को बांटने वाला खाद्य और आपूर्ति मंत्री होता था। एक जनता ना सरकार के नाम से एक भ्रांति खड़ी करी, और मान्यवर, विकास की योजनाओं को इन्होंने रोकने का काम किया।
इन्होंने संविधान और न्याय व्यवस्था को निशाना बनाकर संविधान का वैक्यूम खड़ा करने का, कोई चुनाव न लड़े, मतदान नहीं होने देंगे, सरपंच कोई नहीं होगा, तहसील पंचायत जिला पंचायत का सदस्य नहीं होगा, विधायक वो चाहते हैं वो ही जीत कर आएंगे। किस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं और इसका समर्थन कैसे हो सकता है? अब कह रहे बातचीत करो, जो कह रहे उनको मैं बताना चाहता हूं, मैं 50 बार कह चुका हूं सार्वजनिक मंचों पर, बस्तर में जाकर, बस्तर के हर तहसील में जाकर कह चुका हूं, हथियार डाल दीजिए, सरकार आपके पूरे पुनर्वसन की व्यवस्था करेगी, मगर हथियार नहीं डालेंगे। मान्यवर, एक नारा लगा था आत्मा की आवाज पर मतदान का, अंतरात्मा की आवाज पर, इंदिरा जी ने लगाया और संजीव रेड्डी के खिलाफ अपना एक प्रत्याशी उतारा। उस वक्त आधार तराश रहे माओवादी पार्टियों ने इंदिरा जी को समर्थन किया और अपने पार्टी में अपना वर्चस्व प्रस्थापित करने के लिए श्रीमती गांधी ने लपक लिया वो समर्थन को। 80 तक इंदिरा जी वापिस नहीं आई, वो माओवादी विचारधारा की गिरफ्त में रही। और मान्यवर, यही समय है जब नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ ये आंदोलन 12 राज्यों में फैल गए, देश के 17% भूभाग में फैल गए और 10% से ज्यादा आबादी में पहुंच गए। मान्यवर, कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऐसा कहते थे कि सत्ता के समर्थन के बगैर किसी भी हथियारी मूवमेंट का देश के दिल में बीचों बीच तिरुपति से लेकर पशुपतिनाथ तक ये रेड कॉरिडोर संभव ही नहीं। अभी पूछ रहे थे राजकुमार कि कहां से हथियार आए, मैं उनको बताना चाहता हूं, जो हथियार पकड़े गए हैं उसमें से 92% हथियार पुलिस के लूटे हुए हथियार हैं। थाने लूट लिए, गोलियां लूट ली और उसका उपयोग निर्दोष जवानों को, बच्चों को, कृषकों को मारने के लिए किया है। मान्यवर, एक नारा लगा था आत्मा की आवाज पर मतदान का, अंतरात्मा की आवाज पर, इंदिरा जी ने लगाया और संजीव रेड्डी के खिलाफ अपना एक प्रत्याशी उतारा। उस वक्त आधार तराश रहे माओवादी पार्टियों ने इंदिरा जी को समर्थन किया और अपने पार्टी में अपना वर्चस्व प्रस्थापित करने के लिए श्रीमती गांधी ने लपक लिया वो समर्थन को। 80 तक इंदिरा जी वापिस नहीं आई, वो माओवादी विचारधारा की गिरफ्त में रही। और मान्यवर, यही समय है जब नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ ये आंदोलन 12 राज्यों में फैल गए, देश के 17% भूभाग में फैल गए और 10% से ज्यादा आबादी में पहुंच गए। मान्यवर, कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऐसा कहते थे कि सत्ता के समर्थन के बगैर किसी भी हथियारी मूवमेंट का देश के दिल में बीचों बीच तिरुपति से लेकर पशुपतिनाथ तक ये रेड कॉरिडोर संभव ही नहीं। अभी पूछ रहे थे राजकुमार कि कहां से हथियार आए, मैं उनको बताना चाहता हूं, जो हथियार पकड़े गए हैं उसमें से 92% हथियार पुलिस के लूटे हुए हथियार हैं। थाने लूट लिए, गोलियां लूट ली और उसका उपयोग निर्दोष जवानों को, बच्चों को, कृषकों को मारने के लिए किया है। मान्यवर, जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तब एक एनएससी बनी थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। पीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो हमने सुनी थी, पार्लियामेंट में बहस के दरमियान सदस्य
एडवाइस दे वो भी सुना था। एक नई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम खड़ा किया गया जो देश के कानून बनाता था। इस फोरम में कौन था मान्यवर? सोनिया जी इसकी अध्यक्ष थी, हर्ष मंदर इसके सदस्य थे। उनके एनजीओ अमन वेदिका में शीर्ष नक्सली नेता की पत्नी को जिम्मेदारी दी गई थी और रिकॉर्ड है कि वह उन नक्सलियों में शामिल थी जिन्होंने अपहरण के केस अर्बन एरिया में किए थे। और मान्यवर एनएसी देश का नीति निर्धारण करती थी। रामदयाल मुंडा वो कहते थे नक्सल ऑपरेशन जरूरत से ज्यादा कठोर है। ये प्रच्छिन्न समर्थन ने ही नक्सलियों की हिम्मत बढ़ाई। सबनम हासमी, राम पुनानिया, उषा रामनाथन, एनसी सक्सेना, जीन ड्रेज, फराह नकवी और मान्यवर एक विनायक सेन, वो 2010 में अदालत द्वारा दोषी पाए गए, फिर भी प्लानिंग कमीशन की हेल्थ स्टीयरिंग कमेटी और ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर उनको रखा गया। और जयराम रमेश ने एक महेश राउत को जो नक्सली था उसकी रिहाई के लिए तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। और मान्यवर ये नंदिनी सुंदर, रामचंद्र गुहा, EAS शर्मा, ये सारे लोग सलवा जुडम के केस के साथ भी जुड़े थे। मान्यवर जब देश के सर्वोच्च सत्ता के केंद्र सरकार की एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो पीएम के भी ऊपर थी, इसके सदस्य अगर नक्सलवाद के समर्थक हो तो आप मुझे बताइए मान्यवर किस तरह से नक्सलियों का हौसला टूटेगा? कैसे टूटेगा? और एक कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये भाग नहीं सकते मान्यवर, ये तो इतिहास है। और जो लोगों को विरोध है मेरी बात की, कल आने वाले दिनों में सैकड़ों पुस्तकें लिखी जाएगी जो आपके कारनामों से भरी हुई होगी। कैसे भागोगे? लोकतंत्र के अंदर किसी का आवाज दबाया नहीं जाता। मान्यवर ये एक वैचारिक लड़ाई। देश की जनता ने माओवादी उग्रवादियों को अन्याय के खिलाफ हथियारों की लड़ाई मानने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वामपंथी विचारधारा अपना आधार खो बैठी। इसलिए सारे वामपंथी ऐसे ये न के न प्रकारण अलग अलग थियरी रचित कर अपने अस्तित्व को टिकाने में पड़ी। इनका एकमात्र एजेंडा है देश में वैक्यूम खड़ा करना, देश के असंतोष को, स्वाभाविक असंतोष को हथियारों के माध्यम से दिशा देना। मान्यवर 172 जवानों को मारने वाला हिडमा जब मारा गया, इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिडमा मारोगे? हर घर से निकल लेंगे हिडमा। ये वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया है। कैसे बच सकते हैं? इन्होंने 70 से लेकर मार्च 26 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है, ये नरसंहार का समर्थन किया है। और 20,000 लोग जो मारे गए, इसका दोषी अगर कोई एक है तो कांग्रेस की वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी। नक्सलों के साथ रहते रहते ये पार्टी और उनके नेता खुद नक्सलवादी बन गए हैं। और इसका जवाब इस देश की जनता को चुनाव में देना पड़ेगा। ये बात यहां से रुकेगी नहीं, जनता की अदालत में जाएगी मान्यवर, और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। नक्सलवाद का मूल कारण विकास की डिमांड नहीं है, एक आइडियोलॉजी है। जिस आइडियोलॉजी को अपने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए इंदिरा जी ने स्वीकार कर लिया, ये वामपंथी विचारधारा के कारण नक्सलवाद फैला। राहुल गांधी जी
अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई बार नक्सलों और उनके हमदर्दों के साथ देखे गए। भारत जोड़ो यात्रा में कई नक्सल फ्रंटल संगठन हिस्सा लिए, इसका रिकॉर्ड है। 2010 में उड़ीसा में लाडो सिकोका के साथ मंच साझा किया। सिकोका ने उसी मंच से भड़काऊ भाषण दिया और राहुल गांधी को माला भी पहनाई। 2018 में हैदराबाद में गुम्माडी विट्ठल राव उर्फ गद्दार से मुलाकात की, जो विचारधारा के करीब रहे। मई 25 कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पीस मान्यवर 2025 कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पीस इसके साथ मुलाकात की। मान्यवर आज हिडमा जब मारा गया, मान्यवर 172 जवानों को मारने वाला हिडमा जब मारा गया, इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से निकल लेंगे हिडमा। ये वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया है। कैसे बच सकते हैं? इन्होंने 70 से लेकर मार्च 26 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है, ये नरसंहार का समर्थन किया है, और 20,000 लोग जो मारे गए, इसका दोषी अगर कोई एक है तो कांग्रेस की वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी। नक्सलों के साथ रहते रहते ये पार्टी और उनके नेता खुद नक्सलवादी बन गए हैं। और इसका जवाब इस देश की जनता को चुनाव में देना पड़ेगा। ये बात यहां से रुकेगी नहीं, जनता की अदालत में जाएगी मान्यवर, और इसका जवाब